आजम खान के आज पूरे परिवार को जेल हो गई। पूरा परिवार आज जेल भेज दिया गया। बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का यह मामला है। हम आपको बताएंगे इस फर्जी जन्म पत्र बनाने की पूरी कहानी और दिखाएंगे कि कैसे हैं ये दोनों प्रमाण पत्र जन्म के, और उसके अलावा इस पर सियासत कैसी हुई। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्यों कहा कि मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं, और आजम खान ने इस फैसले के बाद क्या कहा है, हम आपको ये भी बताएंगे। अखिलेश यादव का गुस्सा कांग्रेस पर कम क्यों नहीं हो रहा। आज अखिलेश यादव ने खोला ये राज कि आखिर कांग्रेस ने कहां समस्या खड़ी की है, और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों कहा कि मध्य प्रदेश में सपा के साथ जीत के बाद का एक्सपीरियंस बुरा रहा है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। और आखिर में जानिए कि अब राम मंदिर के निर्माण के लिए विदेशों से भी चंदा आ सकेगा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा लेने के लिए अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी परमिशन दे दी है। तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, तीनों को रामपुर के कारागार में भेज दिया गया। तीनों जेल जा चुके हैं। दरअसल आज रामपुर की अदालत ने यह फैसला दे दिया कि तीनों अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दोषी हैं। अब्दुल्ला आजम का तो जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, लेकिन आजम खान 2015 में मंत्री रहते इन्होंने दूसरा जन्म पत्र प्रमाण पत्र बनवाया था, और इसमें उनकी पत्नी को भी, यानी कि अब्दुल्ला आजम की मां को भी इसमें वादी बनाया गया था, इसमें आरोपी बनाया गया था। और आज अदालत ने यह सजा सुनाई कि तीनों लोगों को 7-7 साल की सजा मुकर्रर की गई है। सजा दी गई, उसके तुरंत बाद उन्हें रामपुर के जेल में भेज दिया गया। ये तस्वीरें देखिए जब रामपुर जेल में लाया जा रहा था आजम खान को। आजम खान ने सजा मिलने के बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं है, और ये वो फैसला है जिसके बारे में पूरे रामपुर को पहले से जानकारी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं आजम खान। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे। अरे यार, हमारे वकील लोग करेंगे विचार। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे पूरी तरीके से धर्म के साथ जोड़ दिया, यानी कि आजम खान को सजा मिलना, आजम खान के परिवार को जेल भेजा जाना, ये सब कुछ अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से आज वो इस स्थिति को फेस कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को सुन लीजिए कि जब आजम खान को सजा हुई और उनसे प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। तो साफ है इस पर सियासत गरमाएगी। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी का प्रतिशोध कह रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बीजेपी मुस्लिम होने की वजह से आजम खान के पीछे पड़ी है और उन्हें सजा दिला रही है, जबकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये आजम खान के अपने कुकृत्य हैं। इस वजह से आज आजम खान का पूरा परिवार जेल में है। तो कुल मिलाकर आजम खान को उनके परिवार समेत 7 साल की सजा हुई है, और ये उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब उन्हें
ऊपर की अदालत के दरवाजे खटखटाने लगे। लेकिन जैसा कि आजम खान हमेशा अपने एक खास अंदाज में बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने आज जब जेल जाने लगे तो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ फैसला है, ये इंसाफ नहीं है, और उन्हें इंसाफ की उम्मीद ऊपरी अदालत से अभी भी बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो जारी है। हम जंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेबल पर भले ही दोनों बैठकर हाथ मिलाते हों, मुस्कुराते हुई तस्वीरें खिंचाते हों, लेकिन भीतर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है। अखिलेश यादव ने देवरिया में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था, आज कन्नौज में भी उससे भी ज्यादा तीखे स्वर अखिलेश यादव के थे। आज अखिलेश यादव ने यूपी तक से बातचीत में साफ कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। क्या वो अपने सहयोगियों का या छोटे दलों को बिल्कुल साथ नहीं रखना चाहती? कांग्रेस पार्टी ये साफ करे। उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि वो छोड़कर चले जाएं, वो चुनाव नहीं लड़ें? आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा चाहती है कि दूसरे दल चुनाव न लड़ें, दूसरे दल साथ न आए? इसका जवाब दें। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है अखिलेश यादव की तरफ से। आज अखिलेश यादव ने यूपी तक से खास बातचीत में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई सवाल दागे। सवाल ही नहीं दागे, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2018 का जब चुनाव था मध्य प्रदेश का, और तब समाजवादी पार्टी का एक विधायक जीता था, तब कैसे कमलनाथ के लगातार फोन आ रहे थे कि उस एक विधायक का समर्थन चाहिए, और समाजवादी पार्टी ने बिना देर किए हुए वो समर्थन की चिट्ठी दी थी। ऐसे में आखिर सपा के कार्यकर्ता जाए तो कहां जाएं? एक नीति होनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने आज यूपी तक से जो बात की है, उसमें कांग्रेस पर किस तरीके से हमला बोला है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। और मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी, सुबह से लेकर के शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक का अगर समर्थन मिल जाएगा तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। और वो समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पहले चिट्ठी दी, और उसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है, कभी 2 विधायक, कभी 1 विधायक, कभी 5 विधायक, और बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनको फेस करूं? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे कह दूं कि मध्य प्रदेश में मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ? तो आखिरकार ये कार्यकर्ता नेता क्या करेंगे? मैं आज भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी, लेकिन जो कार्यकर्ता नेता या जहां पर मजबूत पार्टी है वहां तो उनका सम्मान होना चाहिए। ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। तो जिस बात का जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया, यानी कि कांग्रेस को अपने विधायक के जिस समर्थन की चिट्ठी की याद उन्होंने दिलाई है, दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए वही एक ऐसी कमजोर नस है जिसे वो इस बार नहीं चाहती कि कोई पार्टी उस कमजोर कड़ी को दबाए। यानी कि एक विधायक जब पिछली बार जीता था तो उन्होंने कमलनाथ को समर्थन दिया था, लेकिन जब बीजेपी सरकार बनाने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी का वही विधायक फिर बीजेपी के साथ हो गया। और यही बात अब कांग्रेस पार्टी कह रही है। उसका मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन के साथ 2-3 जितने भी विधायक जिता ले जाए, अगर सरकार बनने में डावाडोल स्थिति हुई, यानी कि 2-4 विधायकों के इधर उधर होने की स्थिति हुई, ऐसी स्थिति में सपा का विधायक कहां जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और शायद यही वजह है कि इन्होंने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सीट देने की बजाय सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट लगभग उतारने का फैसला कर लिया है। आज इस ओर इशारा किया है अजय राय ने कि आखिर क्यों 2018 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का विधायक बीजेपी में चला गया, और यही उस बात का जवाब दिखाई देता है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए सीट नहीं छोड़ी। सुनिए अजय राय ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने साथ के लोगों को, हमेशा अपने पार्टनर्स को लेकर चली है। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में चाहते तो हम भी लड़ा सकते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं लड़ा सकते थे। घोसी सीट हम लड़ा सकते थे,
मेरा मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर था राजमंगल यादव, हम लड़ा सकते थे राजमंगल को। अभी बाई इलेक्शन में जब फागू चौहान जी राज्यपाल बने थे, बाई इलेक्शन हुआ था, वो 13-14 हज़ार वोट पाए थे वहाँ पर, मैं भी लड़ा सकता था। पर मुझे लगा कि नहीं, समाज हित में, जो राष्ट्रहित है, जो आज चीज़ें चल रही हैं, जनता परेशान है, तो वहाँ पर अपना कैंडिडेट, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आए, तो हम लोगों ने पूरा उनका आगे बढ़कर समर्थन किया। पर कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन किया, बड़ा मन दिखाया, समाजवादी ने बागेश्वर में ले आके चुनाव लड़ा दिया और वहाँ हमारा कैंडिडेट हार गया, छोटा मन किया। वही हाल इनको मध्य प्रदेश में बड़ा मन दिखाना चाहिए और कांग्रेस का पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये भाजपा से जो आज मोदी और पूरा इनका राज चल रहा है शिवराज का, इस राज को समाप्त कर सकें। कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है और जिन्होंने कैंडिडेट घोषित किया, मैं समझता हूं कि इनको अपने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को वापस लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला किया, यानी कि अब जो राम जन्मभूमि के लिए चंदा है वो अब विदेशों से भी मिल सकेगा। आज बकायदा विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 के अंतर्गत, यानी कि FCRA के तहत अब राम जन्मभूमि को विदेशों से भी चंदा मिल सकेगा। अभी तक राम जन्मभूमि को हजारों करोड़ रुपए इस मंदिर के निर्माण के लिए चंदे के तौर पर देश के भीतर से श्रद्धालुओं के द्वारा मिल चुके हैं, लेकिन अब विदेशों में रहने वाले लोग भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसको अपना चंदा भेज सकेंगे। और आज इस FCRA की मंजूरी आज दे दी है केंद्र सरकार। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।